7 साल में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने 7 साल में देश को क्या दिया? यह सवाल अब से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 8 साल पूरे कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अब हम ये सवाल सुनेंगे कि 8 साल में क्या हुआ। नरेंद्र मोदी ने 8 साल में देश में कौन से बड़े बदलाव कर दिए। वैसे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सवाल पूछे ही जाने चाहिए, सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधियों की दिक्कत यह है कि वो सवाल तो आए दिन पूछते हैं, पर जब जवाब देने की बारी आती है या जवाब सुनने की बारी आती है, तब वो या तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं या फिर अपने कानों में रुई ठूस लेते हैं। तो आज जरा गौर से सुनिए, 8 सालों में क्या हुआ। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि 8 सालों में देश की अर्थव्यवस्था कैसे बदली। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि 8 साल में कैसे भारत जो है अपने हथियार, जो है जिन हथियारों का इस्तेमाल सेना करती है, कैसे उन हथियारों का एक बड़ा हिस्सा भारत में बना रहा है। 8 साल में दुनिया में भारत कितने मजबूती से उभरा है, और 8 साल में कैसे भारत के स्टार्टअप्स, भारत के उद्योगपति दुनिया भर में चमक रहे हैं। मैं इनमें से आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो कुछ बताऊंगा वो सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दारों पर वार, अशोक श्रीवास्तव का प्रहार। जी हाँ, तो 8 साल में क्या बदला, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और जब ये पूछा जाएगा तो जैसा मैंने कहा कि मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, स्वदेशी निर्माण के मोर्चे पर, या फिर दुनिया में भारत की जो पैठ है, दुनिया में भारत की जो चमक और धमक के मुद्दे पर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन 8 सालों में क्या हुआ, यह बताने के लिए आपको यासीन मलिक की कहानी सुनाऊंगा। यासीन मलिक, जी हाँ, वो कश्मीर का वो कलंक जिसने दरअसल कश्मीर से हिंदुओं की आबादी को उजाड़ दिया, जिसने हिंदू पंडितों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसने हथियार उठाया और न सिर्फ पाकिस्तान का प्यादा बन गया, बल्कि जिसने पूरे कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ नफरत और जहर भर दिया और कश्मीर में वो पाकिस्तान का प्यादा बनकर राज करता रहा। ये यासीन मलिक है, जिसको यूएपीए में अब सजा होनी तय है। आने वाली 19 मई को न्यायाधीश उसको क्या सजा दी जाए यह तय करेंगे, और जब यह सुनवाई होगी उसके बाद यह तय होगा कि दरअसल यासीन मलिक को क्या सजा मिलती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यासीन मलिक को उम्र कैद जैसी सजा भी हो सकती है, यानी यासीन मलिक को अपनी जिंदगी अब सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। कौन है यासीन मलिक? आप जानते होंगे। अगर आप कश्मीर के रहने वाले हैं और अगर आप कश्मीरी पंडित हैं तो आप जानते होंगे कि यासीन मलिक दरअसल एक दुर्दांत आतंकवादी है। एक ऐसा आतंकवादी जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। और अगर आप कश्मीर के कुछ देश विरोधी तत्वों में शामिल हैं तो फिर आपके लिए यासीन मलिक शायद आजादी का एक लड़ाका हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके लिए यासीन मलिक एक हीरो हो सकता है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए भी यासीन मलिक आज भी हीरो है। हिंदुस्तान में रहने वाले वो लोग जो दरअसल भारत तोड़ो गैंग में शामिल हैं, जो दरअसल सेकुलर, सो कॉल्ड लिबरल जो लोग हैं, उनका हीरो है यासीन मलिक। लेकिन यासीन मलिक को 33 साल बाद, जी हां, आप याद कीजिए इस बात को और इस बात को भूलिएगा नहीं कि एक आतंकवादी को 33 साल बाद भारत ने उसकी असली जगह दिखाई है, उसको उसकी असली औकात दिखाई है। क्योंकि यही वो यासीन मलिक है जो दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास में मनमोहन सिंह का मेहमान बना था। यासीन मलिक जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स का मुखिया है। हालांकि जेकेएलएफ की नींव तो दरअसल इंग्लैंड में 1977 में ही पड़ गई थी, लेकिन बाद में जेकेएलएफ का बंटवारा हो गया, 2 धड़ों में बंट गया, और इसमें से एक धड़े का नेतृत्व जो है वो यासीन मलिक करता था। ये वही यासीन मलिक है जिसने 1988 से लेकर 1990 के बीच, जब दरअसल जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में खास करके कश्मीर वैली में हिंदुओं के खिलाफ
नफरत भरनी शुरू हुई लोगों के मन में। और जब जम्मू कश्मीर से यह प्लान कर लिया गया, ये योजना बना ली गई कि कश्मीर घाटी में एक भी हिंदू को नहीं रहने देना है, उस पूरी योजना का कह सकते हैं कि उस पूरी योजना का एक प्रमुख प्यादा यासिन मलिक था। यासिन मलिक वो आतंकवादी है दरअसल जिसका नाम रूबिया सईद, जो कि भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, रूबिया सईद के अपहरण में भी यासिन मलिक का नाम लिया जाता है। हालांकि ये मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर में सभी जानते हैं कि रूबिया सईद के अपहरण में दरअसल यासिन मलिक का ही हाथ था। और इसके बदले में आतंकवादियों ने, जो जिसमें यासिन मलिक शामिल था, आतंकवादियों ने 5 दुर्दांत आतंकवादियों की रिहाई की मांग रखी और रूबिया सईद को तो छोड़ दिया गया और उसके बदले में 5 आतंकवादी भी रिहा हो गए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं दरअसल ये अपहरण एक ढोंग था। इसके पीछे दरअसल बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग भी शामिल थे और यासिन मलिक उनके इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर यह सारे षड्यंत्र रचता रहा। उसके बाद 1990 में यासिन मलिक ने दरअसल जम्मू कश्मीर में कत्लेआम मचाया और भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे जवानों को उसने सरेआम गोली मारी और ये आरोप उसने स्वीकारा भी और उसने खुले तौर पर कहा कि हां, इन लोगों को मैंने ही गोली मारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक की सत्ता ऐसे आतंकवादियों के सामने बरसों तक नतमस्तक होती रही। यासिन मलिक 1994 में जेल गया, लेकिन जब उसके बाद जेल से रिहा हुआ तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उसने कहा कि अब दरअसल वो बंदूक छोड़ रहा है, वो कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहेगा, लेकिन ये लड़ाई जो है वो अहिंसक लड़ाई होगी। और उसके बाद पाकिस्तान से लेकर दिल्ली में जो पाकिस्तान के पिट्ठू बैठे थे, उन्होंने लगातार जो है यासिन मलिक को एक हीरो की तरह दिखाया। और बड़े शर्म की बात है कि भारत में मीडिया के एक हिस्से ने उसे यूथ आइकन दिखाया, यानी कि यासिन मलिक एक आतंकवादी जो दरअसल युवाओं का प्रिय है, युवाओं के बीच में एक आदर्श है, उसको इस तरह से दिखाया गया। बड़े बड़े भारत के उद्योगपति ने यासिन मलिक की शान में कसीदे गढ़े और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक यासिन मलिक को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया, उसको हीरो की तरह दिखाया गया। लेकिन जिसने दरअसल जम्मू कश्मीर में पंडितों की नरसंहार की पटकथा लिखी थी, उस यासिन मलिक के खिलाफ भारत सरकार भी लगातार घुटने टेकती रही और आज तक उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि आप अगर एयरपोर्ट पर यासिन मलिक को देख लें तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, कश्मीर में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, देश भर में वो जहां जाता था भारत के सुरक्षा कर्मी उस आतंकी की रक्षा में तैनात होते थे। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने बाकायदा अपने निवास में, यानी देश के, भारत के प्रधानमंत्री के निवास में एक मेहमान की तरह गया वो और प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक मेहमान की तरह उसने हाथ मिलाया और कानों में गुफ्तगू की, इस तरह की गुफ्तगू की। बड़ी शर्मनाक सी बात है, लेकिन ये सच है। लेकिन कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलते हुए 33 साल हो गए। 33 साल बाद आज यूएपीए के तहत बाकायदा यासिन मलिक के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, जिसमें उसके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप जो है वो ये है कि उसने टेरर फंडिंग में शामिल रहा, यानी कश्मीर में कैसे आतंक फैलाया जाए उसको लेकर के उसको लगातार विदेशों से पैसे आते रहे और वो पैसा जो है वो भारत में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। इतना ही नहीं, यासिन मलिक खुलेआम हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में धरने पर बैठा। भारत में एक आतंकवादी को फांसी मिली उसके खिलाफ। आप कल्पना कीजिए कि भारत का एक व्यक्ति, भारत का एक आतंकी हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में धरना देता है इसलिए कि एक आतंकवादी को फांसी की सजा ना दी जाए। आपको मालूम होगा ये हाफिज सईद दरअसल वही व्यक्ति है जिसने भारत में कई सारे आतंकी धमाके कराए, जिनमें मुंबई का आतंकवादी हमला भी शामिल है। लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद दरअसल इस तरह से यासिन मलिक को लगातार इस्तेमाल करता था और यासिन मलिक दरअसल पैसे भी हाफिज सईद से, एलईटी से लेता रहा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत में किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने इतना साहस नहीं दिखाया कि यासिन मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती। लेकिन 2019 में, जी हां, 2019 में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने न सिर्फ जेकेएलएफ को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, बल्कि यासिन मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया और अब यासिन मलिक के खिलाफ
कई सारे आरोप तय हो गए हैं। आतंकी फंडिंग का मामला है, राजद्रोह, देशद्रोह का मामला है, इसके अलावा आतंकी संगठन का सदस्य होने सहित कई मामले उस पर जो हैं अब चलेंगे और इसकी सुनवाई होगी कि दरअसल उसको सजा क्या मिले। तो जो काम बीते 33 साल में नहीं हुआ, जो काम आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ, बीते 8 सालों में वो कर दिखाया है नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आतंकवादियों को उनकी जगह दिखाने की शुरुआत हो गई। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है। पिछले साल यानी 2021 में सेना ने कुल मिलाकर कश्मीर के अंदर 184 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और अगर साल 2022 की बात करें, साल 2022 के पहले 4 महीनों की बात करें तो लगभग 65 आतंकवादियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। तो एक तरफ जो भारत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रचते हैं, उनको एक तरफ सेना मार रही है, तो दूसरी तरफ जो लोग दरअसल जिम्मेदार हैं जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर घाटी से, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को उजाड़ने के लिए, उनके नरसंहार के लिए, उनको अब सजा देने की शुरुआत हो गई है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की हवा बदल दी है नरेंद्र मोदी ने, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब जब कोई ये सवाल उठाए, पूछे कि बीते 8 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो ये जरूर बताइएगा कि जो आतंकवादी प्रधानमंत्री कार्यालय में मेहमान होते थे, प्रधानमंत्री निवास पर मेहमान होते थे, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते थे, आज उनके हाथों में हथकड़ियां हैं और आतंकवादियों को उनकी सही जगह, सही औकात दिखाई जा रही है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है नरेंद्र मोदी की बीते 8 साल में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।